हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम दूरी, विस्थापन, औसत चाल और औसत वेग से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखना क्या कह रहा है। एक कण 60 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त पर बिंदु ए से बिंदु बी तक 10 सेकंड में पहुंचता है, तो कण की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। अब अर्धवृत्त मतलब वो ए से और बी जा रहा है, लेकिन कौन से पाथ से जा रहा है? अर्धवृत्त वाले पाथ, इस तरीके से जा रहा है। और इसका ये केंद्र मान लेते हैं O, और इसकी अपन त्रिज्या मान लेते हैं कितना सेंटीमीटर, सॉरी 7 मीटर दे रखा है, 7 मीटर इसकी त्रिज्या होगी। तो आपको बताना है कि औसत चाल और औसत वेग क्या होगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं औसत चाल पर, ठीक ना। औसत चाल क्या होता है आप लोगों के पास? कुल दूरी बटा लगा कुल समय। अब देखो दूरी, अब जब भी अपन चाल की बात करते हैं तो बात करते हैं दूरी पर। दूरी मतलब पाथ की लंबाई। अब वो ऐसी तो जा रहा है ना, इस अर्धवृत्त की परिधि पे तो जा रहा है। अब आप सबको पता होता है कि जो वृत्त की परिधि होती है कितनी होती है आप लोगों के पास? 2 पाई आर होती है। अब वो आधे वृत्त में जा रहा है ना, तो फिर से आधी परिधि चल रहा है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास? जो भी परिधि है उसकी आधी हो जाएगी। अपन में समय कितना लग रहा है? समय उसने बोल दिया कि ए से बी जाने तक में 10 सेकंड लगता है, तो टी बराबर आप लोगों को दे दिया यहाँ पर 10 सेकंड, तो ये होता है 10 सेकंड। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा पाई आर बटे में 10। अब इसको आप ऐसे लिखते हो, पाई आर का वैल्यू कितना है? 7, तो ये हो जाएगा 7 पाई अपॉन में 10। तो आप सबको पता होता है 7 अपॉन में 10, पाई का वैल्यू कितना होता है? 22 अपॉन में 7। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे कितना जाएगा? हो जाएगा 22 अपॉन में 10, मतलब 2.2 मीटर पर सेकंड। ये तो आ गई आपके पास औसत चाल। अब अपन निकालते हैं औसत वेग का परिमाण। तो सेकंड पर औसत वेग का परिमाण कैसे निकालूंगा? वेक्टर लगा के ऐसे मॉड लगा दूं, तो क्या हो जाता है आपके पास? कुल विस्थापन बटा लगा कुल समय। अब ए से बी जा रहा है ना, तो फिक्स है, ये सेंटर है, केंद्र है। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। तो कुल विस्थापन, विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच का जो न्यूनतम पाथ होता है वही तो आप लोगों के पास विस्थापन होता है कि नहीं होता है? तो 7 + 7 तो कितना हो गया? 14 मीटर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया 14, और समय कितना लग रहा है? 10 सेकेंड। तो आप लोगों के पास आंसर कितना जाएगा? 1.4 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? औसत वेग का परिमाण निकल के आ जाएगा। और चाल कितनी निकल के आ गई आप लोगों के पास? चाल निकल के आ गई आप लोगों के पास औसत चाल 2.2 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में आप सभी को? नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कह रहा है। एक कण कुल दूरी का प्रत्येक भाग मतलब 1/3 भाग, प्रत्येक 1/3 भाग क्रमशः v1, v2 और v3 चाल से तय करता है, तो कण की औसत चाल ज्ञात करनी है। अब आप बहुत ध्यान से देखना, मतलब वो a से b जा रहा है आपके पास, ठीक है। अब यहां से यहां तक की दूरी अपन मान लेते हैं कि कुल दूरी कितनी है? s। तो अब एक कितना हो जाएगा? s/3, और s2 इक्वल टू वापस कितना हो जाएगा? s/3, और s3 इक्वल टू भी कितना ले लेते हैं? s/3, 1/3 1/3 1/3 भाग में। ये तो v1 से चल रहा है, ये v2 से चल रहा है, ये v3 से चल रहा है। तो आपको क्या निकालनी है? औसत चाल। तो आप सबको पता है कि औसत चाल क्या होता है आप लोगों के पास? कुल दूरी बटा लगा कुल समय। अब दूरी कितनी है? s1 s2 s3, ये हो जाएगा आपके पास s1 + s2 + s3 अपॉन, अब फिक्स है कि अब टाइम तो दे ही नहीं रखा है यहाँ पे, क्योंकि दूरी बटा समय होता है। तो अब फिक्स है कि अगर v और s दे रखा है तो ये तो फिक्स है ना कि v1 चाल से s1 दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? t1। तो v2 चाल से s2 दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? t2। तो v3 चाल से s3 दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? t3। अब आप सबको पता होता है कि v इक्वल टू होता है s/t,
तो टी बराबर, टी को ऊपर लाओ, वी को नीचे लेकर जाओ, ये हो जाएगा एस अपॉन में वी। तो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, S1 अपॉन में V1। अब S1 की वैल्यू कितनी है, S/3, तो देखना S/3, S1 की वैल्यू कितनी है S/3 और V1 यहां पे आया है, तो आप लोगों के पास T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा S/3 V1, T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा S/3 V2 और T3 कितना हो जाएगा आपके पास S/3 V3। अगली बात समझ में, अपन ने मान लिया कि T1 T2 T3 टाइम लग रहा है, तो लिख दो यहाँ पे T1 प्लस T2 प्लस T3। अब सबकी वैल्यू रख दो, S1 S2 S3 की वैल्यू कितनी है S/3 S/3 S/3, तो यहाँ पर हो जाएगा S/3 प्लस S/3 प्लस S/3 और बटे में कितना हो जाएगा T1 की वैल्यू कितनी है S अपॉन में 3 V1 प्लस S अपॉन में 3 V2 प्लस S अपॉन में 3 V3। तो अब देखना S/3 मिलकर कितना हो गया S, और यहां से S/3 कॉमन ले लो, S/3 बाहर ले लो, तो आपके पास यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन में V1 प्लस 1 अपॉन में V2 प्लस 1 अपॉन में V3। S से S कैंसिल कर दो, तो आपके पास जो वैल्यू जाएगी वो कितने जाएगी 1 अपॉन में 1/3, और यहाँ पे एलसीएम कितना जाएगा V1 V2 V3, ये हो गया V1 V2 V3। अब देखो V1 तो क्या बचा V2 V3, तो यहाँ पर आ जाएगा V2 V3 प्लस V2 हट गया, क्या बचा V1 V3, हो जाएगा V1 V3 प्लस V3 से V3 हट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा V1 V2। आगे बात समझ में। अब आप देखो बटे में अगर फिर बटा आ जाता है तो वो चीज लौट के किधर चली जाएगी, आप लोगों के पास वो चीज लौट के चली जाएगी ऊपर। तो आप लोगों के पास यहां से जो औसत चाल आएगी वो कितनी आएगी आपके पास 3 V1 V2 V3 अपॉन में कितना हो जाएगा V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1। आई बात समझ में। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपको कुल दूरी दे दी S, आपको कुल दूरी दे दी S और S/3 तीन भाग में तोड़ दिया। पहले भाग में वेलोसिटी है V1, चाल है V1, दूसरे में चाल है V2, तीसरे में है V3। तो आपके पास जो औसत चाल का फॉर्मूला आएगा वो सिंपल याद रखो 3V1 V2 V3 अपॉन में V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1। आ गई बात समझ में। तो जब भी कुल दूरी को 1/3 तीन भागों में तोड़ दे और तीन भाग में चाल V1 V2 V3 दे दे, तो सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा दो आप लोग। आ गई बात समझ में, नोट करो जल्दी से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कार कुल दूरी की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो कार की औसत चाल याद कीजिए। बहुत ध्यान से देखना वो क्या कह रहा है आपसे। ठीक, मान लेते हैं ए से बी जाना है आपको, यहां से यहां तक कुल दूरी आपके पास कितनी हो गई S, पहली आधी दूरी, दूसरी आधी दूरी, पहली आधी दूरी V1 से चलता है, दूसरी आधी दूरी V2 से चलता है, बाद में वैल्यू रख देंगे अपन। अभी याद करो अपन ने अभी कुल दूरी को जस्ट अभी एक क्वेश्चन पहले कुल दूरी S थी, उसको S/3 तीन भाग में तोड़ा था ना, ठीक। और फिर जो औसत चाल आई थी वो कितनी आई थी 3V1 V2 V3 अपॉन में V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1। अब अपन कुल दूरी S को दो भाग में तोड़ रहे हैं, S/2 एक बार चाल ले ली V1, एक बार चाल ले ली V2, तो औसत चाल अपन औसत चाल निकालते हैं। तो V एवरेज इक्वल टू कितना होता है कुल दूरी बटा लगा कुल समय। अब समय नहीं दे रखा है यहाँ पे, तो मान लेते हैं कि V1 चाल से S1 दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा T1। अब T आपको पता है ही सही, V अपॉन S अपॉन में कितना हो जाएगा V। अब ये कितना हो जाएगा S1 अपॉन में V1। अब S1 की वैल्यू कितनी है S/2, मतलब S/2, 2 नीचे आ जाएगा तो S अपॉन में 2 और V1 चली जाए। इसी तरीके से T2 कितना हो जाएगा S अपॉन में 2V2 हो जाएगा, क्योंकि S/2 तो 2 नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा अपॉन में,
तो अब आप ध्यान से देखना कुल दूरी कितनी हो जाएगी S1 प्लस S2 अपॉन में टाइम कितना हो जाएगा T1 प्लस T2। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा आप लोगों के पास S1 कितना हो जाएगा S/2 प्लस S/2 अपॉन में टाइम T1। T1 की वैल्यू कितनी है S अपॉन में 2 V1 प्लस S अपॉन में 2 V2, क्योंकि T1 T2 पर ने माना है और माना है तो उसको हटाना ही पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन पे S/2 मिलकर कितना हो गया S, और यहां से देखो S/2 कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल पहले वाले न्यूमेरिकल की तरह चल रहा है, वहां पे S/3 कॉमन आ गया था, यहाँ पे S/2 कॉमन आ गया। नीचे कितना बचेगा V1 प्लस 1 अपॉन में V2, S से S कैंसिल हो गया। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे देखना, अब आप इसको सॉल्व करोगे 1 अपॉन में 1/2 और अब एलसीएम आ जाएगा V1 V2 एलसीएम आ जाएगा। तो V1 से V1 हट गया तो V2 बचा, तो यहाँ पर आ जाएगा V2 प्लस V1। अब बटे में फिर बटा आ जाता है, तो जितनी भी बटे के नीचे बटा होता है सारा किधर चला जाएगा ऊपर। तो आप लोगों के पास औसत चाल कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2। आ गई बात समझ में। तो आपको अब यहाँ पे क्या याद रखना है कि अगर कुल दूरी का आधा भाग V1 चाल से, शेष बचा आधा भाग अगर V2 चाल से चलता है, आगे बस में कुल दूरी का आधा भाग V1 चाल से, शेष बचा आधा भाग V2 चाल से चलता है, तो आप लोगों के पास औसत चाल या औसत वेग का जो परिमाण आएगा वो कितना आएगा 2V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2। अब आप देखो V1 की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है कितना 40, और V2 की वैल्यू आप लोगों को कितना दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो वैल्यू पुट कर दे तो देखना 2 इंटू V1 कितना है 40 इंटू 60 बटे में कितना हो जाएगा 40 प्लस 60 हो जाएगा। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 60 बटे में कितना हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, तो आप लोगों के पास चॉइस 48, तो आपके पास आंसर कितना जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकल के आ गया आप लोगों के पास औसत चाल निकल के आ गई। तो क्या याद रखना है कि अगर कुल दूरी का आधा भाग V1 चाल से, शेष बचा आधा भाग अगर V2 चाल से चलता है, तो औसत चाल या फिर औसत वेग का परिमाण आपके पास कितना होगा 2V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2। आगे एक बात समझ में, देखो जल्दी से इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास एक ट्रेन है जो कि A से B जाती है, और जो ट्रैक है उसकी कुल जो लंबाई है वो दे रखी है आप लोगों को 60 किलोमीटर, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि 30 किलोमीटर दूरी, ठीक है ना, 30 किलोमीटर दूरी वो ट्रेन चलती है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। आगे एक बात समझ में, 30 किलोमीटर दूरी वो कितनी चाल से चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो आपको अब फिर से 30 चल गया ना, तो अब 30 बचा कि नहीं बचा, तो आपको बताना है कि अगले 30 किलोमीटर ट्रेन कितनी चाल से चले। आगे बस में अगला 30 किलोमीटर ट्रेन कितनी चाल से चले कि संपूर्ण यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। आगे बस में कुल दूरी कितनी है 60, पहली 30 मतलब पहली आधी दूरी चली 30 किलोमीटर से, तो आपको बताना शेष बची आधी दूरी कितनी चाल से चले कि संपूर्ण यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल कितनी हो जाए 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। यही तो कह रहा है ना। अब आप बहुत ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक। तो अब आपके पास देखो वही आधी आधी कुल दूरी का आधी V1 चाल से, शेष आधी V2 चाल से, तो औसत चाल अब आपको पता होना चाहिए कि औसत चाल का क्या फॉर्मूला लगेगा 2V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2, यही फॉर्मूला होता है। अब आपको V2 ज्ञात करना है, V एवरेज की वैल्यू कितनी दे रखी है 40 इक्वल टू 2 इंटू V1 कितना दे रखा है 30, और V2 तो आपको पता करना है इसे, नीचे हो जाएगा 30 प्लस V2 हो जाएगा। अगली बात समझ में, ठीक। तो आप देखना यहां पे अपन ये 0 से ये 0 गया, ठीक, और ये से कितनी बार चला गया 2 बार, तो आपके पास यहां पर आ जाएगा 2 इक्वल टू
3v2 अपॉन 30 प्लस v2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2, 30 प्लस v2 इक्वल टू 3v2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 2v2 इक्वल टू 3v2। अब 2v2 उधर जाके माइनस का 2v2 और 3v2 पहले से ही है, तो कितना बचेगा आप लोगों के पास, लिख देता हूं मैं इधर 3v2 माइनस का 2v2, तो v2 इक्वल टू आपके पास आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चलेगा। तो यहाँ पे जो v2 का मान होगा वो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आई बात समझ में? देखो जल्दी से इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक कण की स्थिति समय के साथ निम्न प्रकार से बदलती है। तो अपन लोगों को समय के साथ स्थिति दे दी, ठीक है ना, जो स्थिति हो समय के साथ t इक्वल टू √x+3, ठीक है ना, इस तरीके से बदलती है। तो आपको t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 सेकंड तक कण का विस्थापन निकालना है। आगे बस में अब विस्थापन निकालना है मतलब x निकालना है। तो अगर मेरे को यहाँ पे x निकालना है तो फिर से पहले तो x को एक तरफ करो, तो इसको कैसे ऐसे लिख सकता हूं, देखना √x बराबर t-3। तो दोनों पक्षों पे क्या कर दूं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये कितना जाएगा √x का स्क्वायर इक्वल टू t-3 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो x बराबर कितना जाएगा, यह जाएगा t-3 का होल स्क्वायर। अब देखो, अब विस्थापन, अब t का मान रखेंगे तो विस्थापन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। यहाँ पे अपन को पूरा सॉल्व करना पड़ता है, पहले t का रखते हैं फिर इसको इधर लेके आते, तो अपन ने पहले विस्थापन को अलग ही कर दिया और t को अलग कर दिया, तो x इक्वल टू t-3 का स्क्वायर हो गया। अब आप देखना आपको कहां से कहां तक निकालना है, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 सेकंड तक। तो आपके पास t1 इक्वल टू कितना हो गया, t1 इक्वल टू 0 पर, मतलब एक तरीके से अगर मैं t1 इक्वल टू 0 पे निकालूंगा तो वो कौन सी स्थिति आएगी, प्रारंभिक स्थिति आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि स्थिति दे रखी है, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्थिति को, तो प्रारंभिक स्थिति निकल के आएगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे x1, ठीक। तो x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 0, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 0 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर, इट मींस 9 मीटर हो गया। अगले बस में इसी तरीके से अपन को कहां तक निकाला है, t इक्वल टू 3 सेकंड तक, यहीं पर ही निकाला है, तो 3 इक्वल टू 3 सेकंड पर अपन स्थिति निकालेंगे। तो 3 सेकंड पर जो स्थिति आएगी वो कौन सी स्थिति होगी आप लोगों के पास, अंतिम स्थिति, क्योंकि अपन को कहां से 0 से लेकर 3 तक ही तो निकालना है। तो t इक्वल टू 3 सेकंड पे जो स्थिति आएगी उसको अपन क्या बोलेंगे, अंतिम स्थिति, मतलब x2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 - 3 का होल स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आपके पास, ठीक। तो अब अपने पास प्रारंभिक स्थिति भी आ गई, अंतिम स्थिति भी आ गई, और आप सबको पता होता है कि जो विस्थापन आप लोगों के पास होता है, विस्थापन को कैसे परिभाषित करते हैं, स्थिति सदिश में परिवर्तन, यही तो लिखते हैं ना, स्थिति सदिश में परिवर्तन, और परिवर्तन का मतलब क्या होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अपने पास क्या जाएगा, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति आप लोगों के पास कितनी है, 0, माइनस प्रारंभिक स्थिति आप लोगों के पास कितनी है, -9। तो आप लोगों के पास जो विस्थापन आएगा निकल के, वो विस्थापन आप लोगों के पास कितना निकल के आएगा, -9 मीटर। अब माइनस का मतलब समझ गए ना, माइनस का मतलब वो मूल बिंदु से इधर की तरफ तो पॉजिटिव होता है और इधर की तरफ आप लोगों के पास नेगेटिव होता है। तो अब नेगेटिव इसका मतलब आप मूल बिंदु से इधर की तरफ कितना चलेंगे, 9 मीटर चलेंगे। आगे बात समझने आप सभी को, जल्दी से देखो उसको एक बार।